वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम्स 2022 में। इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा पहला लेक्चर है। आज के इस सेशन में हम सितंबर महीने के इंटरनल सिक्योरिटी के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया की नेवी का जो मैडन एक्सरसाइज है अल्जीरियन नेवी के साथ, उसके बारे में है। आईएनएस तबार ने इसमें पार्टिसिपेट किया है इंडिया की ओर से, और अल्जीरिया का जो नेवल शिप है उसने भी पार्टिसिपेट किया है। नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है। ये एक्सरसाइज इंडिया और अल्जीरिया के बीच में है, दैट्स वेरी क्लियर। आपको पता है इन एक्सरसाइजेस का ऑब्जेक्टिव लगभग सेम ही होता है, चाहे जिस देश के बीच में भी हो, कि जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन बिल्ड हो जाए, कम्युनिकेशन प्रोसीजर्स के बारे में जानकारी मिल जाए, ताकि अगर भविष्य में किसी कारणवश एक साथ लड़ाई लड़ने की आवश्यकता पड़ जाए या जो पायरेसी वगैरह होती है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ जाए तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना हो। अल्जीरिया एज ए कंट्री कहाँ पर है? आपको नॉर्थ अफ्रीका में मिलेगा अल्जीरिया। ये अफ्रीका के नॉर्थ में ये अल्जीरिया है। अफ्रीका का ये सबसे बड़ा देश है एरिया वाइज। ये जो पूरा रीजन है ना, नॉर्थ वेस्ट वाला जो रीजन है, इसे मगरेब रीजन कहा जाता है अफ्रीका का, और मगरेब रीजन में ही आपको अल्जीरिया भी मिलेगा। तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका को मगरेब रीजन कहा जाता है। आगे बढ़ते और बात करते हैं रिजोल्यूशन 2593 की, जो यूएन में सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुआ, जिसको इंडिया भी लीड कर रहा है एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह। और इसमें कोशिश की गई कि तालिबान को बोला जाए कि भाई जो उनका एक कमिटमेंट था कि वो टेररिस्ट ग्रुप्स को पनाह नहीं देंगे अफगानिस्तान में, उस पर खड़े उतरें और जो भी लोग उन देश से निकलना चाहें उनको सेफ एवेक्यूएशन प्रोवाइड करें। इसके अलावा इसी रिजोल्यूशन की डिस्कशन में एक और रिजोल्यूशन को डिस्कस किया गया विच वॉज 1267, जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो डेजिग्नेटेड है। तो ये रेजोल्यूशन ऐसा प्रोवाइड करता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट बॉडी होगी वो टेररिस्ट को पनाह नहीं देगी, और ऐसा ही अफगानिस्तान में तालिबान ने भी कमिट किया था। तो रेजोल्यूशन उसी की बात करता है कि वो इस बात पे खड़े उतरे और उनको पनाह ना दें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल C295 एयरक्राफ्ट के बारे में है। हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 56 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को क्लियरेंस दे दिया है, मतलब हम इसे खरीदने वाले हैं। हम इसे खरीदेंगे एयरबस से। ये एक कंपनी है जो कि जर्मनी की है। हालांकि जो हम खरीदने वाले हैं ये C295 एयरक्राफ्ट, इसका प्रोडक्शन स्पेन में चल रहा है। कितना? 16 का, अभी देख लेंगे। तो इससे इंडिया में जैसे एयरफोर्सेस के जो ये एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, सोल्जर्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है, तो जल्दी पहुंचाना और टफ टेरेन में आसानी से पहुंचा देने के लिए इन कैरियर्स का इस्तेमाल किया जाता है। सामान वगैरह भी ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सेफ होंगे, हाईटेक होंगे, ज़्यादा कैपेसिटी वाले होंगे, तो बढ़िया काम होगा। इसके पहले इंडिया ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा है एवरो 748 प्लेन्स। ये काफ़ी पुराने हैं, ब्रिटिश ओरिजिन के ट्विन इंजन प्लेन्स हैं, जिनका इस्तेमाल हम सामान को ढोने के लिए करते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 6 टन की है। लेकिन अब हमारे पास होगा C295MW। इसकी कैपेसिटी 5 से 10 टन के बीच में होगी, और जो वर्तमान की टेक्नोलॉजीज हैं वो इससे लेस होगा। यहाँ पर आपको एक रियर रैंप डोर मिलेगा, ताकि सामान को या फिर जो फोर्सेस हैं वो आसानी से कार्गो शिप में उतर सकें और चढ़ सकें। रियर मतलब पिछले हिस्से में, रैंप डोर मतलब एक रैंप नुमा प्लेटफॉर्म बना होता है। ये बिल्कुल जमीन से सट जाता है, व्हीकल्स आसानी से जा सकती हैं, सामान जा सकता है, ट्रूप्स जा सकते हैं, तो आसानी हो जाएगी। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, देखिए इसमें टोटल 56 एयरक्राफ्ट का पूरा प्लान है, जिसमें 16 तो ये जो एयरबस है वो हमें फ्लाई अवे कंडीशन में देगा, मतलब वो हमारे यहाँ आएगा और यूज होने लगेगा। बाकी के जो 40 हैं उन्हें एयरबस डिफेंस एंड स्पेस टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ मिलकर इंडिया में ही बनाएगा। मतलब ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी इंसेंटिवाइज करेगा। तो ये बात आपने समझ ली। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल LCA Mk2 के बारे में है। इसे भारत खुद ही डेवलप कर रहा है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आप इसको बोल सकते हैं। अगले साल तक इसके लॉन्च होने की संभावना है, और उम्मीद यह है कि 2023 में ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेगा। सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, एक ही इंजन होगा इसमें। इसे डेवलप किया गया है ADA और HAL के द्वारा मिलकर। ADA का फुल फॉर्म है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, और HAL है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के लिए। 14.65 मीटर लंबा है ये एयरक्राफ्ट। 6500 kg का पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी रखता है, जबकि इसके पहले जो LCA था वो केवल 3500 kg का पेलोड ही कैरी कर सकता था। तो इसकी कैपेसिटी लगभग दुगने की है अगर आप देखें तो। इसके अलावा देखिए, बात इन बिटवीन न्यूज में आया है AMCA एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 2009 में
इसका इनिशियल डिज़ाइन तैयार किया गया था। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ये 5th जनरेशन का इंडिजीनियस फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसे भी ईडीए ही डेवलप कर रहा है। 25 टन का ये एयरक्राफ्ट है और इसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 केजी इंटरनली और 5500 केजी एक्सटर्नली है। ये स्टेल्थ और नॉन स्टेल्थ कॉन्फ़िगरेशन दोनों के साथ ही आता है। स्टेल्थ का मतलब ये होता है कि रडार से आसानी से बच के निकल सकता है। नॉन स्टेल्थ अगर ओपन कॉम्बैट में जाना है तो आपको स्टेल्थ की जरूरत पड़ती नहीं है। 2 फेजेस में इसे डेवलप करना है। पहला जो होगा AMCA Mk1, इसमें जो एग्जिस्टिंग GE414 इंजन है वही यूज किए जाएंगे, जबकि जो सेकंड फेज में बनाया जाएगा उसके लिए हम किसी दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करके और बढ़िया क्वालिटी का इंजन यूज कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल रेक्स Mk2 के बारे में है। इजराइल के एक डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर ने अभी सामने प्रस्तुत किया है एक रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट। इसे नाम दिया गया है रेक्स Mk2। अगर कोई वॉर जोन है या फिर बॉर्डर एरियाज हैं, वहां पर पेट्रोलिंग के लिए इस व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। सोल्जर्स नहीं भेजने पड़ेंगे, ये व्हीकल खुद ही जा सकेगी और जो इन्फिल्ट्रेशन है उसे रोक सकेगी। मशीन गन्स इसमें लगाई जा सकेंगी, मतलब थ्रेट की कंडीशन में ये ओपन फायर भी कर सकता है। ये रिमोट कंट्रोल्ड आर्म्ड रोबोट है। इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट की मदद से इसे चलाया जा सकता है। इसमें 2 मशीन गन्स लग सकती हैं, कैमरा और सेंसर्स। ये ऑटोनॉमस तरीके से भी अगर फीड कर दिया जाए तो अपनी ट्रिप कंप्लीट करके आ सकता है। ये इंटेलिजेंस गैदर कर सकता है और इंजर्ड सोल्जर्स की मदद करने के साथ साथ अगर कोई सप्लाई पहुंचानी है तो ये काम भी कर पाएगा। हालांकि क्रिटिक्स का ये मानना है कि अगर आप रोबोटिक वेपन्स लगा रहे हैं तो उसका फ्लिप साइड भी होगा। ये खुद से ऑटोनोमसली अगर रन कर रहे हैं तो इनके टारगेट्स गलत शूट भी कर सकते हैं और आपको खुद को भी नुकसान हो सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज पीसफुल मिशन के बारे में है। ये इसका 6th एडिशन है। रशिया के साउथ वेस्टर्न रीजन में जो एरिया है जिसे ऑरेनबर्ग रीजन कहा जाता है, वहां पर ये 13 से 25 सितंबर 2021 के बीच में हो रहा है। रशिया ही से होस्ट कर रहा है। अब ये है क्या? ये एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है जिसमें सभी देश मिलकर आ रहे हैं जो SCO यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं, ताकि टेररिज्म को काउंटर किया जा सके। ध्यान दीजिएगा कि ये एक बाइनियल एक्सरसाइज है। बाइनियल होने का मतलब ये है कि ये 2 साल में एक बार होती है और संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के देशों के बीच में मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है। इस एक्सरसाइज के जरिए ये देश आपस में नज़दीक आते हैं, अपनी एबिलिटीज को बेहतर करते हैं और जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो खुद को इतना कैपेबल बनाते हैं कि मान लीजिए कोई मल्टी नेशन मिलिट्री कंटिजेंट तैयार किया गया है टेरर के खिलाफ, तो उसे कैसे हैंडल करना है उसकी तैयारी हो जाती है। इस एक्सरसाइज का स्कोप अगर आप देखें तो प्रोफेशनली एक दूसरे से इंटरेक्ट करना, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अवेल करना कि कैसे ड्रिल्स करना है, प्रोसीजर्स एक दूसरे के कैसे हैं, जॉइंट कमांड को स्टैब्लिश करना और टेरर थ्रेट को एलिमिनेट करने के लिए एक बढ़िया सा कंट्रोल स्ट्रक्चर तैयार करना। इंडिया के मिलिट्री कॉन्टिजेंट में 200 पर्सनल शामिल रहे, जिसमें 38 तो इंडिया के एयरफोर्स से थे। ये दूसरी बार है कि इंडिया ने पार्टिसिपेट किया है इस प्रकार की एक्सरसाइज में। पहली बार इंडिया ने इसके 5th एडिशन में पार्टिसिपेट किया था 2018 में। अगर आप SCO की बात करें, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 15 जून 2001 में बनाया गया था। जब बनाया गया था तो इसे संघाई 5 मैकेनिज्म नाम दिया गया था। इसमें 5 देश थे शुरू में, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया और तजाकिस्तान। बाद में इसमें उज्बेकिस्तान भी ऐड हो गया और 2017 में फाइनली इंडिया और पाकिस्तान ने भी इसे ज्वाइन किया। अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया के पास ऑब्जर्वर स्टेटस है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का चार्टर 2002 के जून में साइन किया गया था और सितंबर 2003 में इफेक्टिव हुआ। इसका एम यही है कि जो आसपास के देश हैं जो इसका हिस्सा हैं उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट बने, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर, एजुकेशन, टूरिज्म और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के फील्ड में ये आपस में बढ़िया से कोऑपरेट करें। इसकी चेयरमैनशिप रोटेट होती रहती है साल दर साल। 2021 की चेयरमैनशिप तजाकिस्तान के पास है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस 2 ही हैं SCO की, एक तो है रशियन और दूसरी है चाइनीज। इसकी 2 परमानेंट बॉडीज हैं, एक है SCO का सेक्रेटेरिएट जो कि बीजिंग में है और रैट्स की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है। रैट्स का फुल फॉर्म है रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये ताशकेंट में है। इनका बेसिक फोकस होता है टेररिज्म को काउंटर करने को लेकर। कल एक कमेटी के बारे में है जिसका नाम है बैजयंत पांडा कमेटी। इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी हाल ही में इस हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है। इनका काम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी कि NCC को रिव्यू करना। इसे हेड किया जा रहा है बैजयंत पांडा जी के द्वारा। कमेटी का काम ये होगा कि ये उन मेजर्स को सजेस्ट करें
जिनके माध्यम से हम एनसीसी को और एम्पावर कर सकते हैं कि वो और इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन प्ले कर सकें इंडिया की नेशन बिल्डिंग में। इन्हें वो रास्ते बताने होंगे जिनके माध्यम से जो एनसीसी एलुमनी है, मतलब ऐसे लोग जो कभी एनसीसी का पार्ट हुआ करते थे, आगे जाके उन्होंने बहुत अच्छा किया, वो अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, गेनफुली हम उन्हें इंगेज कर सकें कि वो एनसीसी के बेटरमेंट में क्या अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इन्हें यह भी काम दिया गया है कि दुनिया भर में एनसीसी जैसे कई सारी संस्थाएं हैं जो अलग अलग देशों में काम करती हैं, तो आप उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करो और हमको बताओ, हम उन्हें इंडिया के एनसीसी करिकुलम में इंक्लूड करेंगे। जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस दुनिया में चल रही हैं हम उन्हें इंक्लूड कर लेंगे। एनसीसी का ऑब्वियसली नाम आपने सुना होगा, कॉलेजेस में इसका पूरा एक मैकेनिज्म वर्क करता है। ये भारत का एक बहुत ही बड़ा यूनिफॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इस्तेमाल किया जाता है या जिसे डेवलप किया गया है ताकि स्टूडेंट्स का कैरेक्टर हम बेहतर कर सकें, उनमें डिसिप्लिन, सेक्युलर आउटलुक और कुछ ऐसा इनकलकेट कर सकें कि वो देश के लिए सेल्फलेस सर्विस करने को तैयार रहें। ये एक्चुअली में एक पूल तैयार करता है ऑर्गेनाइज्ड, ट्रेन्ड और मोटिवेटेड यंगस्टर्स का। वो जीवन के हर क्षेत्र में बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। और अगर देश की सिक्योरिटी की बात आती है, कई बार एनसीसी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो आगे जाके आर्मी में, मिलिट्री में हिस्सा लेते हैं और हमारे देश को भी सिक्योर करते हैं। तो ये तो सारी बातें हो गई। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति के बारे में है। इंडियन नेवी और इंडोनेशिया की नेवी ने इस बायलैटरल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया। मतलब ये स्पष्ट है, ये दो देशों के बीच में होता है, इंडिया और इंडोनेशिया। ये होता है सुंडा स्ट्रेट के पास में, यहां पर सुंडा स्ट्रेट लिखा हुआ है, तो ये सुंडा स्ट्रेट के पास में होता है। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि सुंडा स्ट्रेट है कहां जहां पर ये एक्सरसाइज होती है। देखिए, ये है पूरा इंडोनेशिया, ये है जावा, ये है सुमात्रा। तो सुमात्रा और जावा के बीच में ये जो एक नैरो वाटर बॉडी है, यही है सुंडा स्ट्रेट। मलक्का स्ट्रेट का आप नाम अक्सर सुनते हैं, स्ट्रेटेजिकली काफी इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर है। और ये है लॉम्बॉक स्ट्रेट। तो ये तो आपने देखा, यहां पर भी लोकेशन आप देख ही सकते हैं, ये है जावा, ये है सुमात्रा और बीच में यहां पर है सुंडा स्ट्रेट। तो लोकेशन आप स्पेसिफाई करके रखिए। देखिए, इसके जरिए वही जो काम होता है किसी भी मिलिट्री एक्सरसाइज का, दोनों देश आपस के रिलेशन को इनहेंस करते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं और दोनों देश एक साथ मिलकर ऑपरेशंस चला सकें, इसकी भी तैयारी कर लेते हैं। सुंडा स्ट्रेट की बात करें तो ये जावा सी को, जो कि पैसिफिक ओशियन में आता है, इंडियन ओशन से जोड़ता है। यहां पर देखिए जावा सी है, ये है इंडियन ओशन। सुंडा स्ट्रेट इन दोनों को लिंक कर देता है। ये 26 से 110 किलोमीटर वाइड है, जावा और सुमात्रा के बीच में है। काफी इंपॉर्टेंट पैसेज है जो इंडियन ओशन को वेस्टर्न एशिया से कनेक्ट करता है। आर्टिकल अर्जुन MK-1A बैटल टैंक्स के बारे में है। हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक ऑर्डर प्लेस किया है। किसको? हैवी व्हीकल्स फैक्ट्री को। ये फैक्ट्री है कहां? ये फैक्ट्री चेन्नई के अवाडी में है। और इनको ऑर्डर कितना दिया गया है? इस कंपनी को सप्लाई करने होंगे 118 इंडिजिनियस अर्जुन MK-1A मेन बैटल टैंक, यानी कि MBT। इसका फुल फॉर्म है मेन बैटल टैंक। उनको 118 बनाने हैं। इंडिजिनियस का मतलब है कि खुद ही बनाना होगा, कहीं दूसरे देश से नहीं लाना है। ये पूरा ओवरऑल प्रोजेक्ट कितने का है? 7,523 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, मतलब काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। अब ये है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस मेन बैटल टैंक की बात करते हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट मेन बैटल टैंक है। स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ये होता है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो एडवांस डेवलपमेंटल स्टेज है टेक्नोलॉजी का, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब जो बेस्ट पॉसिबल टेक्नोलॉजी हमारे पास उपलब्ध होगी, उसका हम इस्तेमाल इस मेन बैटल टैंक में करेंगे, एंड दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट। तो ये अर्जुन टैंक का एक नया वेरिएंट है जिसकी फायर पावर, मोबिलिटी और सर्वाइवेबिलिटी तीनों को ही इनहेंस किया गया है। इसे डेवलप किया है कॉम्बैट व्हीकल्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट CVRDE के द्वारा। हालांकि इसमें DRDO की कुछ लेबोरेटरीज भी शामिल रही हैं। DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 72 नए फीचर्स इंफ्यूज किए गए हैं इस नए मेन बैटल टैंक में। इनमें ज्यादातर कंटेंट इंडिजीनियस है। इससे हम इस मेन बैटल टैंक को डिफरेंट टेरेन में प्रिसाइज टारगेट एंगेजमेंट के साथ, चाहे दिन में चाहे रात में, ऑपरेट करने को लेकर और बेहतर बनाएंगे। ये जो इंडिजीनियस MBT है, यानी कि मेन बैटल टैंक, ये वर्तमान में दुनिया भर में जो भी टैंक्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनकी तरह ही ताकतवर और इफिशिएंट है। चूंकि ये ऑर्डर 7,523 करोड़ का है, ये एक बड़ा अमाउंट है, तो ये इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट करेगा।
हमारे डिफेंस सेक्टर में, और एक बड़ा कदम है ये आत्मनिर्भर भारत की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आकाश प्राइम मिसाइल के बारे में है। तो अमेजॉन प्राइम के बाद हमारे पास है आकाश प्राइम। ये आकाश मिसाइल का एक नया वर्जन है जिसे डीआरडीओ ने अभी हाल ही में टेस्ट किया है। ये एक मीडियम रेंज की मिसाइल है। प्लस याद रखने वाली बात यह है कि ये सरफेस टू एयर है। सरफेस टू एयर का मतलब साफ है, जमीन से हवा में मार करेगी। सैम आप इसे शॉर्ट में बोल सकते हो। डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया है, लेकिन इसे प्रोड्यूस करेगा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसके पहले जो हम यूज कर रहे हैं मीडियम रेंज की मिसाइल जो सरफेस टू एयर में आती है, वो है रशिया का 2K12 KUB। इसे SA-6 गेनफुल के नाम से भी पुकारा जाता है। अगर हमारा ये सरफेस टू एयर मिसाइल आकाश प्राइम बढ़िया काम करेगा तो ये वाला हम रिप्लेस कर देंगे, इसको अब यूज नहीं करेंगे। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमने एक होम ग्रोन रेडियो फ्रिक्वेंसी सीकर इंस्टॉल किया है। हमारा अपना खुद का डेवलप किया हुआ है। इसकी एक्यूरेसी अच्छी रहेगी, ये टारगेट को बढ़िया से इंटरसेप्ट करेगा। इसे हम टैंक से भी फायर कर सकते हैं। कोई व्हील्ड ट्रक होगा जो मूव कर सकता है, उससे भी हम किसी एरियल टारगेट के ऊपर हमला कर सकते हैं। अगर आप किसी मिसाइल को आसानी से मूव कर सकते हैं तो उसकी इफिशियंसी ऑब्वियसली बहुत बढ़ जाती है। कुछ और भी इंप्रूवमेंट इसमें किए गए हैं जिसकी वजह से ये और ज़्यादा रिलायबल परफॉर्मेंस दे सकता है लो टेम्परेचर वाले इन्वायरमेंट में भी। हमें पता है कि हम चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत ही लो टेम्परेचर में वॉरफेयर की कंडीशन में रहते हैं। इस स्थिति में जब भी कोई मिसाइल वगैरह डेवलप की जाती है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो लो टेम्परेचर के इन्वायरमेंट में अच्छे से काम कर सके, क्योंकि हमारे जो दो सबसे बड़े राइवल हैं उनके साथ हमें हिमालयन रीजन में वॉरफेयर की कंडीशन में रहना पड़ता है। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये हमारे सोल्जर्स के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा, चाहे आर्मी हो एयरफोर्स हो, वो ज़्यादा कैपेबल फील करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि डीआरडीओ ने अभी कुछ समय पहले आकाश एनजी मिसाइल को भी टेस्ट किया था। एनजी यहाँ स्टैंड करता है न्यू जनरेशन के बारे में। देखिए वैसे इसके बारे में जो अप्रूवल था वो तो 2016 में ही मिल गया था, अभी इसे टेस्ट किया गया। तो आकाश प्राइम और आकाश एनजी यानी कि न्यू जनरेशन, ये दोनों ही आकाश मिसाइल के नए वेरिएंट हैं जो कि पहले की तुलना में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। आकाश मिसाइल की बात करें तो ये पहला इंडिजीनियसली प्रोड्यूस्ड मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल था इंडिया के लिए। फॉर द फर्स्ट टाइम हमने ऐसी मिसाइल डेवलप की थी। अगला आर्टिकल है हमारा नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से रिलेटेड। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पुलिस को एम्पावर करने के लिए अप्रूव किया है इम्प्लीमेंटेशन इस सिस्टम का। ये एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कंफर्म कर सकते हैं इंडिविजुअल की आइडेंटिटी बाय यूज ऑफ फोटोग्राफ्स, वीडियोस एंड रियल टाइम इमेजेस। उसके अलावा ये एप्लीकेशन मोबाइल या वेब बेस्ड एप्लीकेशन हो सकता है जो दिल्ली पुलिस को हेल्प करेगी क्राइम को प्रिवेंशन के लिए, फास्ट ट्रैक डॉक्यूमेंटेशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए। इसके अलावा ये आपके एग्जिस्टिंग डाटाबेस से इंटरलिंक करेगी जो कि है आपके क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम, इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इसके अलावा ये खोया पाया पोर्टल और स्टेट स्पेसिफिक डाटा सिस्टम से भी इंटरलिंक कर सकते हैं हम। इसमें अलग अलग मैकेनिज्म्स को यूज़ किया जाएगा जैसे फिंगरप्रिंट्स, वॉइस रिकॉग्निशन, रेटिना स्कैन, की स्ट्रोक डायनामिक्स। अभी की स्ट्रोक डायनामिक्स क्या होता है? मान लीजिए आप कोई मैसेज टाइप करते हैं तो उसमें आपका एक डेफिनेट पैटर्न होता है मैसेज टाइप करने का, और इसी को रिकॉग्नाइज करेगा ये नेशनल ऑटोमेटेड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। अब बात की जाए ये वर्क कैसे करेगा, तो ये आपके चेहरे को डिटेक्ट करेगा, उसको एनालाइज करेगा, फिर उस इमेज को अपने डाटा से मैच करेगा और फाइनली अगर कोई मैच मिलता है तो उसके बारे में डाटा को अपडेट कर देगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही। धन्यवाद।